नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। बहुत स्वागत है आप सभी का। 2024 का सबसे बड़ा पॉलिटिकल क्लैश 14 दिसंबर की शाम को होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आए थे और उसके बाद ऐसा कोई मौका नहीं आया जब एक दिन राहुल गांधी पार्लियामेंट में स्पीच दे रहे हों और नेता विपक्ष के तौर पर बोल रहे हों। लीडर ऑफ ऑपोजिशन के नाते कल राहुल गांधी के पास 1 घंटे का वक्त होगा और उसके कुछ घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे और उनके पास 1.5 से 2 घंटे का समय होगा। संविधान से लेकर जॉर्ज सोरोस तक, जाति जनगणना से लेकर मतगणना तक, ईवीएम से बैलेट पेपर तक, 142 करोड़ हिंदुस्तानियों के मन में जितने सवाल हैं, 100 करोड़ मोबाइल फोन पर ये जो रोज आपके पास व्हाट्सएप के मैसेज आते हैं जिनमें कुछ सच होता है, ज्यादातर झूठ होता है, कल आप ऐसे सारे सियासी रूमर्स का फैक्ट चेक सुन सकते हैं। कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि मोदी का कल का भाषण 2024 का सबसे आक्रामक भाषण होगा। इस अटैक की शुरुआत प्रियंका गांधी ने की है और क्लाइमैक्स प्रधानमंत्री की स्पीच से होगा। कायर, डरपोक, हिटलर, तानाशाह, कम्युनल, आक्रामक, मोदी के सियासी दुश्मनों ने प्रधानमंत्री के लिए नए शब्द ढूंढे हैं। नाम संविधान का और काम प्रधानमंत्री को बदनाम करने का। शुक्रवार को संसद के भीतर मोदी के खिलाफ एक नया वॉर छेड़ दिया गया। अब की बार मोदी के खिलाफ इस वॉर को राहुल ने नहीं, प्रियंका ने लीड किया और प्रियंका को पीछे से अखिलेश यादव ने कवर फायर दिया। दीदी की पार्टी के साथ साथ इंडी की पूरी टोली ने मोदी के खिलाफ जहर उगला। मोदी के सारे कट्टर विरोधियों ने बार बार मोदी का ही नाम क्यों लिया। एक अकेले मोदी पर सारे दुश्मन फिर से एक साथ कैसे टूट पड़े। इधर मोदी के 240 थे, उधर इंडी के 238। किस किस ने प्रधानमंत्री पर कैसी कैसी हेट स्क्रिप्ट पढ़ी। ये देश कायरों के हाथों में ज्यादा देर तक कभी नहीं रहा है। बत्तीस मिनट की ओपनिंग स्पीच में प्रियंका ने मोदी पर कितनी बार निकाली अपनी खींच। ये व्यवस्था जब तेजी से लोकतंत्र में तानाशाही की तरफ बढ़ रही है, हिटलर ने भी तो जनता द्वारा चुने जाने के बाद संविधान में संशोधन करके तानाशाही कायम कर दी थी। हमारी सरकार भी उसी के समांतर चलने का प्रयास कर रही है। 30 मिनट की स्पीच में अखिलेश ने तानाशाह और तानाशाही वाला नैरेटिव ही क्यों बनाया, मोदी को हिटलर क्यों बताया। हाईली कम्युनल कॉन्सेप्ट और हाईली एग्रेसिव फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म इंस्पायर्ड बाय द रूलिंग पार्टी। दीदी की पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी ने संविधान की आड़ में छिपकर हिंदुत्व को कम्युनल और आक्रामक क्यों बताया। न्यायपालिका स्वतंत्र रही है क्या? डरपोक लोग बैठे वहां, पूरे डरपोक लोग हैं। वो चंद्रचूड़ साहब ने तो आग लगा दी। संविधान का सम्मान, वाह 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 वाह, क्या संविधान का सम्मान हो रहा है सर। ठाकरे की पार्टी के सांसद अरविंद सावंत ने न्यायपालिका को डरपोक बताकर पूर्व जस्टिस ने आग लगा दी, ये कहकर मोदी के खिलाफ कौन सा झूठ फैलाया। आवाज उठाने की क्षमता है। शुक्रवार को मोदी के सारे विरोधी प्लान बनाकर आए थे। लोकसभा में संविधान पर चर्चा की आड़ में छिपकर मोदी पर डायरेक्ट असॉल्ट कैसे करना है, पूरी तैयारी करके आए थे। पटकथा क्या लिखी गई? पटकथा लिखी गई, मोदी ने लोकतंत्र खत्म कर दिया, मोदी ने न्यायपालिका पर, चुनाव आयोग पर कब्जा कर लिया, मोदी ने ईडी सीबीआई के दम पर विपक्ष को शिकंजे में ले लिया, मोदी ने एक अडानी के लिए पूरे देश को गिरवी रख दिया। यानी मोदी के खिलाफ डीप स्टेट वाली पूरी स्क्रिप्ट, जिसका लाइव प्रसारण अब तक संसद के बाहर हो रहा था, वो अब संसद के भीतर हुआ। इसकी तैयारी भी ऐसी वैसी नहीं थी। पोस्टर देखिए, पहले से अनाउंसमेंट हुआ, संसद में प्रियंका बोलने वाली हैं, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। प्रियंका ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, संसद से सड़क तक जय संविधान वाला टेक्स्ट लिखा।
और इसके बाद जैसे ही प्रियंका बोलने के लिए खड़ी हुई, सबसे पहले राहुल ने पीछे मुड़कर मेज थपथपाई। प्रियंका को इशारों इशारों में गो अहेड कहा। ये सरकारें नहीं बन सकती। ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। और इसके बाद प्रियंका ने वही नरेंद्र मोदी पर राहुल वाली पुरानी स्क्रिप्ट पढ़नी शुरू कर दी। जो आपने नारी शक्ति का अधिनियम लाए हैं, उसको लागू क्यों नहीं करते? एयरपोर्ट, सड़कें, रेलवे का काम नॉन स्टॉप मोदी मोदी करती रही। बताने सरकारी कंपनियां सिर्फ एक व्यक्ति को दी जाए। आप हंस रहे हैं। सत्ता पक्ष के साथी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने इन 10 सालों में ये सुरक्षा कवच, सत्ता पक्ष के मेरे साथियों ने ये सुरक्षा कवच तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा है। ये वादा एक सुरक्षा कवच है जिसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी, कि इस चुनाव में हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो इनकी रक्षा करते हैं। जिस संविधान की लाल डायरी को राहुल गांधी जेब में लेकर घूमते हैं, प्रियंका ने उसी संविधान को मोदी पर हमले के लिए इस्तेमाल किया। यह इंडी अलायंस की वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी का हिस्सा था, जिसके तहत राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा मचाया गया, शोर शराबा मचाया गया। राज्यसभा को 16 दिसंबर तक के लिए स्थगित कराया गया और इसका मकसद ही एक था कि पूरा फोकस प्रियंका की स्पीच की ओर शिफ्ट कर जाए और प्रियंका अपनी पहली स्पीच में मोदी के खिलाफ नॉन स्टॉप जहर उगलती नजर आए। भारत के संविधान के नाम पर अपना सियासी ठप्पा लगाकर किसी तरह मोदी पर चिपका डालें। प्रियंका ने बिल्कुल वही किया। संसद में अपनी पहली पॉलिटिकल स्पीच को मोदी के खिलाफ सियासी खुन्नस निकालने का जरिया बना लिया। शक और घृणा के बीज बोए जा रहे हैं। एकता का सुरक्षा कवच तोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। भय फैलाने के इतने आदी हो गए हैं कि खुद भय में रहने वाले हैं, चर्चा से डरते हैं, आलोचना से घबराते हैं। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। यह सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं कि नहीं। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। प्रियंका कहती हैं, मोदी चर्चा से घबराते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं। जबकि बीजेपी आरोप लगाती है कि चर्चा से कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है, सोरोस वाले आरोपों पर चुप्पी साध रखी है, इसीलिए राज्यसभा में जोर जोर से चिल्ला रही है। इस बीच प्रियंका ने मोदी पर जिस संविधान को संघ का विधान बनाने का आरोप लगाया, जिस संविधान की लाल डायरी राहुल ने हर बार बार दिखाई, उस संविधान की हत्या कांग्रेस ने कब की, कैसे की, उसकी पूरी डिटेल, पूरी क्रोनोलॉजी
लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समझा दी। तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने कानून बनाकर इस जजमेंट को ही पलट दिया। जब कांग्रेस के लोग राहुल और राहुल की पार्टी की पोल पब्लिकली खोलकर रख दी। आज संविधान की रक्षा करने की बात की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, आज संविधान की रक्षा करने की बात की जा रही है। यह हम सभी का कर्तव्य है। और अध्यक्ष महोदय, लेकिन हमें यह भी समझने की जरूरत है कि किसने संविधान का सम्मान किया है और किसने संविधान का अपमान किया है। और मुझे हैरानी होती है कि आज इस कृत्य को अंजाम देने वाली पार्टी संविधान के संरक्षण की बात करती है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के मित्रों ने अनेक मौके पर संविधान और संवैधानिक भावनाओं का निरादर किया है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान को राजनीतिक हित साधने का एक माध्यम बनाया है और उसकी मूल भावना को तहस नहस करने का कांग्रेस ने काम किया है। अध्यक्ष महोदय, उनके मुंह से संविधान की रक्षा जैसी बातें मैं समझता हूं शोभा नहीं देती। अध्यक्ष महोदय, आज मैं देखता हूं कि विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे देखा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। कांग्रेस ने सिर्फ संविधान संशोधन ही नहीं किया है, बल्कि मेरा आरोप है दुर्भावना के साथ साथ धीरे धीरे संविधान को बदलने का प्रयास किया है। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो लगभग 17 बार संविधान में बदलाव किया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय पर लगभग 28 बार संविधान में बदलाव किया गया। श्री राजीव गांधी के समय पर लगभग 10 बार संविधान में बदलाव किया गया। मनमोहन सिंह जी के समय लगभग 7 बार संविधान में बदलाव किया गया। 100 बात की एक बात, जब भी कांग्रेस नेताओं को सत्ता और संविधान में से एक को चुनना था तो उन्होंने सबसे पहले सत्ता को चुना है, संविधान को। चर्चा संविधान पर थी, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो प्रियंका गांधी मोदी से पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के इरादे से अपने स्क्रिप्ट लिखकर लाई थी। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब यह भी समझिए। जिस संविधान ने चुनाव आयोग को ताकत दी है, उसी संवैधानिक संस्था की निगरानी में हुए चुनाव में इस साल कांग्रेस पार्टी 3 बार हारी है। पहले लोकसभा चुनाव हारी, फिर हरियाणा का चुनाव हारी और फिर महाराष्ट्र में भी राहुल और प्रियंका की पार्टी को हार ही मिली। लेकिन राहुल की तर्ज पर प्रियंका भी अब उसी चुनाव आयोग के पीछे पड़ गई हैं। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करने लगी हैं। चुनावों में मिली हार कांग्रेस पार्टी अब तक पचा नहीं पाई है, इसलिए ईवीएम पर सवाल उठाकर बैलेट पेपर से चुनाव की डिमांड कर सीधे सीधे चुनाव की संवैधानिक प्रक्रिया को ही चैलेंज करने लगी है। मोदी के लिए कायर वाली जो स्क्रिप्ट आज से पहले तक कांग्रेस की टाइमलाइन पर दिखा करती थी, अब वही स्क्रिप्ट प्रियंका गांधी भी पढ़ने लगी हैं और कांग्रेस का इकोसिस्टम प्रियंका के इस बयान को बढ़ा चढ़ाकर घुमा रहा है। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म हर जगह फैला रहा है। आज संसद में बैठे हुए सत्ता पक्ष के मेरे साथी ज्यादा से ज्यादा अतीत की बातें करते हैं। 1921 में क्या हुआ, कब हुआ, नेहरू जी ने क्या किया। अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है। कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। राजनीतिक न्याय की जब बात होती है, मेरे सत्ता पक्ष के साथी आज खड़े हुए और तमाम गिनती करने लग गए कि ऐसा हुआ वैसा हुआ 1975 में जो हुआ। तो सीख लीजिए ना, आप भी सीख लीजिए। आप भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लीजिए। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। भय की भी सीमा होती है और जब वो सीमा पार हो जाती है, जब किसी को इतना दबाया जाता है कि उसको लगने लगता है कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है,
तब उसमें एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जिसके सामने कोई कायर खड़ा नहीं हो सकता। ये देश कायरों के हाथों में ज्यादा देर तक कभी नहीं रहा है। ये देश उठेगा, ये देश लड़ेगा। संसद के भीतर प्रियंका ने वही बातें रिपीट की जिन बातों का टेलीकास्ट कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम पिछले 10 सालों से लगातार करता चला आ रहा है। फिर भी मोदी को हरा नहीं पा रहा, क्योंकि पब्लिक को पता है हिंदुस्तान की सियासत में कौन सीरियस पॉलिटिशियन है और कौन नॉन सीरियस है। देखिए, कोशिश कर रही थी, क्या बोलना चाह रही थी ये समझ में नहीं आया। संविधान ठीक ही कहा राजनाथ जी ने, संविधान उनके पॉकेट में ही रहता था और वही आज राहुल गांधी संविधान को पॉकेट में रख रहे हैं, उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि जैसे कहावत है ना, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो भाई को पूरा देश जान चुका है, बहन का भी आज सब लोगों ने देख लिया। अरे भाई, किसके पक्ष में बोल रहे थे? विपक्ष में, अपने ही सरकार के विरोध में वो बात कर रहे थे। तो कुल मिला के क्या बोल रही थी, ये उनको ही ध्यान नहीं है तो क्या कहा जा सकता है। इसीलिए जो है हरियाणा, कश्मीर, महाराष्ट्र और पूरे देश में नक्शे में आप देखिए, ढूंढते रह जाएंगे। प्रियंका का संसद में आना, पहले पीछे खड़े होकर वही पुरानी स्पीच देना, फिर स्पीच के बाद राहुल के साथ फ्रंट रो में आकर बैठना, ये सब पहले से तय था। मकसद सिर्फ एक था, मोदी के सामने राहुल के साथ साथ प्रियंका को एक नया कॉम्पिटिटर दिखाओ, माहौल बनाओ। कभी तो उधर प्रियंका की स्पीच जैसे ही खत्म हुई, इधर प्रियंका के लिए वाहवाही वाले मैसेज सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगे। जी हमारे साथ हैं मैम। आज पहला मेडन स्पीच पार्लियामेंट में, काफ़ी आपने लंबा स्पीच भी दिया और काफ़ी बातों का जिक्र भी किया। कैसा एक्सपीरियंस रहा पार्लियामेंट में? अच्छा रहा। आपकी स्पीच में काफ़ी आपने आगे पहले की भी बात की और क्रिटिसाइज। जो मुझे कहना था मैंने अपने भाषण में कहा, उसी को दिखाई। संतुष्ट आप अपने भाषण में जो कहना चाहती थी सारी चीज़ें? जी हाँ। Wonderful speech. Better than my maiden speech. Let's put it like that. I think it was an excellent maiden speech. I must say that she didn't speak like a first-time parliamentarian who, as she said, has only had 15 days in parliament. So I was very impressed. लोकसभा में संविधान पर चर्चा के सेंटर में संविधान कम, प्रधानमंत्री मोदी ज्यादा थे और मोदी पर हमला सिर्फ प्रियंका ने नहीं किया। एक नाम अखिलेश यादव का भी था, जिन्हें पता था कि मोदी दिल्ली में नहीं प्रयागराज में हैं। बावजूद इसके अखिलेश ने अपनी स्पीच में मोदी पर हिट एंड रन वाली सियासत ही की, मोदी पर उल्टी पुल्टी टिप्पणी ही की। संविधान करते करते सीधे मोदी को कुर्सी से हटाने के स्क्रिप्ट पढ़ दी। ये अध्यक्ष महोदय, कैसी चर्चा संविधान की जो है बिना प्रधान की। इस सरकार में जो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हुआ है, इतना कभी खिलवाड़ नहीं हुई होगी। अब आप समझ गए होंगे कि संविधान पर चर्चा तो सिर्फ एक बहाना है। विपक्ष का असली एजेंडा संविधान पर चर्चा करने का है ही नहीं। असली मकसद तो नरेंद्र मोदी को टारगेट करके उन्हें सत्ता से हटाने का है। और इसमें सबसे अग्रेसिव पिच ले रखी है राहुल और राहुल की पार्टी ने, जो संविधान खतरे में है वाला शोर सबसे ज्यादा मचाती है। बीजेपी ने अब इस पर भी कड़ा स्टैंड ले लिया है और इस बीच संसद में लोकसभा के भीतर कह दिया है कि देश के संविधान पर किसी एक खास पार्टी का हक नहीं है, इस पर देश का हक है। पिछले कुछ वर्षों में देश में एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया है कि संविधान एक पार्टी की विशेष देन है। इन सभी बातों में डेप्थ एंड ब्रेथ मैं मानता हूं कि दोनों की कमी है। अध्यक्ष महोदय, संविधान निर्माण में बहुत से लोगों की भूमिका को जानबूझकर नकार दिया गया है। मैं आज यह स्पष्ट करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि हमारा संविधान किसी एक पार्टी की देन नहीं है। भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा, भारत के विचारों के साथ, भारत के मूल्यों के अनुरूप बनाया गया एक अनपैरेलल्ड ट्रांसफॉर्मेटिव यह डॉक्यूमेंट है। हमें याद रखना चाहिए कि पंडित मदन मोहन मालवीय, लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, वीर सावरकर और ऐसे कई महापुरुषों के विचारों ने हमारे संविधान की भावना को मजबूत और समृद्ध किया है।
अध्यक्ष महोदय, संविधान पर चर्चा वाले दिन लोकसभा में प्रियंका की ओपनिंग इनिंग तो हो गई। उन्होंने मोदी के खिलाफ नॉन स्टॉप फॉल्स नैरेटिव वाली बैटिंग भी की। दूसरे विरोधियों ने भी खूब शोर मचाया। मोदी को हिटलर, तानाशाह, कायर, डरपोक क्या क्या नहीं बताया। बस कुछ घंटे बचे हैं। नरेंद्र मोदी जब लोकसभा में बोलेंगे तो प्रियंका के लगाए एक एक आरोप का जवाब, संविधान पर प्रियंका और इंडी अलायंस के फैलाए एक एक फॉल्स नैरेटिव का जवाब देंगे, ताल ठोक के देंगे। मुबारक घड़ी है, कल सच धज कर, मेकअप रच कर, खूब जच कर देखो उसका मंच पर आना, किताब संविधान की आंखों से लगाना और फरमाना, मैं शीश को झुकाकर इस किताब को मन में बसाकर ईश्वर की शपथ लेता हूं, रात ढलने दीजिए, दिल बदलने दीजिए, कल तलक ये बेवफा सितमगरों का बादशाह सब भूल जाएगा, नफरतें उगाएगा, दूरियां बढ़ाएगा, रोज संविधान की धज्जियां उड़ाएगा। महाकुंभ में अब 31 दिन बचे हैं। 13 जनवरी को महाकुंभ शुरू हो रहा है और 13 दिसंबर को ही प्रधानमंत्री प्रयागराज पहुंच भी गए। महाकुंभ में इस बार ऐसा क्या हो रहा है जिसे नरेंद्र मोदी और योगी कह रहे हैं कि यह पहली बार होगा? महाकुंभ में मोदी योगी ने ऐसा क्या कराया है जिसे देखकर दुनिया का हर सनातनी इस बार दंग रह जाएगा? नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा कि इस बार का कुंभ हिंदू एकता का महाअभियान है? तो प्रयागराज चलिए, मोदी योगी ने जो तैयारी की है उसे समझते हैं। ये महाकुंभ एकता का महायज्ञ है, जिसमें हर तरह के भेदभाव की आहुति दी जाती है। नरेंद्र मोदी ने एक है तो सेफ है कि आगे का फॉर्मूला बता दिया है। ये फॉर्मूला क्या है, ये किसके लिए है? महाकुंभ शुरू होने से ठीक 31 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने एक है तो सेफ है से आगे का फॉर्मूला बताया। मोदी के इस फॉर्मूले का बेस देश का सनातनी वोट है, जो जात पात में बंटकर कभी कभी कमजोर हो जाता है, जैसा 2024 में हुआ। आगे ऐसा ना हो, इसके लिए मोदी ने महाकुंभ से हिंदुओं को संदेश दिया कि उन्हें ऊंच नीच और जात पात की आहुति देनी है, सामाजिक कुरीतियों को छोड़ना है और हिंदू एकता को मजबूत करना है। उन्हें ऐसी पार्टियों से सावधान रहना है जो कभी संविधान के नाम पर तो कभी जाति जनगणना के नाम पर बांटने का काम करती है। महाकुंभ में अखिलेश यादव का बंटने का फॉर्मूला फेल हो जाता है और मोदी का जोड़ने का फॉर्मूला हिट हो जाता है। यहाँ आने वाले करोड़ों हिंदू जात पात की बात नहीं करते, वो सिर्फ आस्था की डोर से बंधे हुए महाकुंभ में आते हैं। इस बार जो 45 करोड़ हिंदू आएंगे और महाकुंभ की भव्यता देखेंगे, वो मोदी के इस फॉर्मूले से खुद ब खुद जुड़ जाएंगे और आगे आने वाले चुनावों में बीजेपी की जीत का महामार्ग खुद बनाएंगे। प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। अगले साल महाकुंभ का आयोजन देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को नए शिखर पर स्थापित करेगा। और मैं तो बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, बड़ी श्रद्धा के साथ कहता हूं, अगर मुझे इस महाकुंभ का वर्णन एक वाक्य में करना हो तो मैं कहूंगा, ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। मोदी के कोर हिंदू वोट को मजबूत करने का सबसे बड़ा अवसर महाकुंभ में आने वाला है, जो 13 जनवरी से शुरू हो रहा है। महाकुंभ में आने वाले कोटि कोटि हिंदू कोई कमी ना महसूस करे, ये सुनिश्चित करने के लिए मोदी 1 महीना पहले ही संगम तट पहुंचे।
मां गंगा की पूजा की, बड़े हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, सरस्वती कूप में जल चढ़ाया। मोदी ने महाकुंभ में एक एक तैयारी का जायजा लिया, सनातन के वैभव से जुड़े कई कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इनमें अक्षय वट कॉरिडोर, हनुमान मंदिर कॉरिडोर, सरस्वती कूप कॉरिडोर, भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर, श्रृंगवेरपुर धाम कॉरिडोर प्रमुख हैं। सनातन की इन प्राचीन निशानियों का वैभव तब सरकार लौटा पाई जब 2017, 2019 और 2022 में हिंदू एक रहे और डबल इंजन की सरकार को वोट की ताकत से मजबूत जीत दिलाई। अगर डबल इंजन वाली सरकार नहीं होती तो क्या महाकुंभ से पहले इतने कॉरिडोर बन पाते? अगर हिंदू 2027 और 2029 में भी एक रहेंगे तो काशी मथुरा में भी सनातन का परचम फहराएगा और औरंगजेबी सोच हार जाएगी। संगम में स्नान से करोड़ों तीर्थ के बराबर पुण्य मिल जाता है। जो व्यक्ति प्रयाग में स्नान करता है वो हर पाप से मुक्त हो जाता है। यहाँ जातियों का भेद खत्म हो जाता है, संप्रदायों का टकराव मिट जाता है। करोड़ों लोग एक थे, एक विचार से जुड़ जाते हैं। इस बार भी महाकुंभ के दौरान यहां अलग अलग राज्यों से करोड़ों लोग जुटेंगे। उनकी भाषा अलग होगी, जातियां अलग होगी, मान्यताएं अलग होगी, लेकिन संगम नगरी में आकर वो सब एक हो जाएंगे। महाकुंभ में मोदी खुद चलकर साधु संतों से मिलने गए। मोदी योगी के राज से पहले क्या साधु संतों का ऐसा सम्मान कोई नेता करता था? आज प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने से एक महीना पहले ही भव्य और दिव्य स्वरूप में दिखाई देने लगा है। क्या कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी के शासन में कभी ऐसी तैयारियां की गई थी? इसका जवाब प्रयागराज में प्रधानमंत्री ने दिया और वजह भी बताई। कुंभ और धार्मिक यात्राओं का इतना महत्व होने के बावजूद पहले की सरकारों के समय इनके महात्म्य पर ध्यान नहीं दिया गया। श्रद्धालु ऐसे आयोजनों में कष्ट उठाते रहे, लेकिन तब की सरकारों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसकी वजह थी कि भारतीय संस्कृति से, भारत की आस्था से उनका लगाव नहीं था। लेकिन आज केंद्र और राज्य में भारत के प्रति आस्था, भारतीय संस्कृति को मान देने वाली सरकार है। इसलिए कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं जुटाना डबल इंजन की सरकार अपना दायित्व समझती है। गंगा माता की, गंगा माता की, गंगा माता की, गंगा माता की। मोदी जब प्रयागराज में गंगा मैया के जयकारे लगा रहे थे तब अखिलेश यादव क्या कर रहे थे आप खुद ही देख लीजिए। भाईचारा के नाम पर सनातन पर चोट कर रहे थे। गंगे मैया की, गंगे मैया की, यमुने मैया की, यमुना मैया की, प्रयागराज भगवान की, नमः पार्वती पतिये हर हर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब महाकुंभ में एक एक तैयारी को अंतिम रूप दे रहे थे तब अखिलेश यादव मुसलमान कर रहे थे।
अखिलेश को सिर्फ 20% मुसलमान वोटों की चिंता है। उन्हें सिर्फ संभल की बाबरी मस्जिद की फिक्र है। उन्हें यदुवंशियों के भगवान श्री कृष्ण के मथुरा की फिक्र नहीं है। अखिलेश 2027 में हिंदुओं को जातियों में तोड़कर और मुसलमानों को जोड़कर मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। कुंदरकी की हार ने उनके आत्मविश्वास को इतना हिला दिया है कि अब दिन रात सोते जागते उन्हें सिर्फ संभल और मुसलमान ही दिखाई देता है। हमारी सीमाएं सिकुड़ रही हैं। देश के 20 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यकों के, विशेषकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास चल रहा है। उन पर हो रहे अत्याचार प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, उनके पूजा स्थलों पर कब्जा प्रशासन की मदद से किए जा रहे हैं। अगर ये धर्मनिरपेक्षता तो धर्म शासित राज्य की क्या परिभाषा है? योगी को दिन रात महाकुंभ की फिक्र है। ये हिंदुओं का महामेला है। यूपी के हर शहर, कस्बे और गांव से हिंदू महाकुंभ में आएंगे। जब घर लौट कर जाएंगे तो जो नहीं आ पाए हैं उन्हें भी महाकुंभ के वैभव को बताएंगे। सोचिए तब हर हिंदू के मन में क्या होगा। 2027 में जब वो वोट डालने जाएगा तो क्या महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता को भूल जाएगा? बड़े हनुमान जी जिनका अभिषेक करने के लिए मां गंगा प्रतिवर्ष आती है, और दुनिया की सबसे पहली गुरुकुल वनवास के समय सबसे पहले जिस ऋषि आश्रम में रहकर के भगवान राम ने आशीर्वाद प्राप्त करके निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन का संकल्प लिया था, ऐसे महर्षि भारद्वाज आश्रम के कॉरिडोर का भी लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज यहां पर किया जा रहा है। कुंभ भव्य भी हो, दिव्य भी हो, स्वच्छ भी हो, सुरक्षित भी हो, सुव्यवस्थित भी हो, यह परिकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में दी। योगी राज में प्रयागराज की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। अखिलेश यादव के दिमाग में प्रयागराज का मीटर अब भी अतीक अहमद पर अटका हुआ है। जरा सोचिए आज के प्रयागराज और 2017 से पहले के प्रयागराज में कितना फर्क है। अब प्रयागराज सही मायने में तीर्थराज बन गया है। अखिलेश के जमाने में प्रयागराज का मतलब अतीक अहमद का गुंडा राज था। अब प्रयागराज में साधु संत और महिलाएं बेखौफ होकर भ्रमण करते दिखाई देते हैं। अखिलेश के प्रयागराज में अतीक के गुंडे कट्टा लहराते हुए खौफ कायम करते थे। अखिलेश को महाकुंभ पर बोलने से डर लगता है क्योंकि मुस्लिम वोट के नाराज होने का डर है। बाबा के राज में अतीक कब का अतीत हो चुका है, लेकिन अखिलेश को अब भी अतीक ही दिख रहा है। जो हालात उत्तर प्रदेश में हैं, ऐसे हालात कभी किसी ने पहले नहीं देखे हैं। जहां पर कानून की समय समय पर धज्जियां उड़ रही हैं। और अध्यक्ष महोदय, केवल एक घटना नहीं मैं कहना चाहता हूं, ऐसी तमाम घटनाएं हैं जिनके बारे में मैं कह सकता हूं। और अध्यक्ष महोदय, किसने नहीं देखा कि टीवी पे चलते हुए लोगों की जान ले ली गई? लाइव देखा है सबने। ये कहां का न्याय है? न केवल वो, बल्कि पता नहीं अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रदेश कस्टोडियल डेथ में सबसे आगे जा रहा है। योगी के पास हिंदू वोट बैंक की अब एक दो नहीं कई रिमोट हैं। महाकुंभ, मथुरा, काशी और अयोध्या। अयोध्या में 500 साल बाद भव्य मंदिर बन चुका है। काशी और मथुरा में काम आगे बढ़ रहा है। महाकुंभ दुनिया को सनातन की सिर्फ ताकत नहीं बल्कि एकता को भी दिखा रहा है। यही एक 2029 मोदी की जीत की राह आसान करेगी। महाकुंभ 2025 का आयोजन जिस दौर में हो रहा है, वो टेक्नोलॉजी के मामले में पिछले आयोजन से बहुत आगे है। आज पहले की तुलना में
कई गुना ज्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन है। 2013 में डेटा आज की तरह सस्ता नहीं था। थोड़ी देर पहले अभी मैंने कुंभ सहायक चैटबॉट को लॉन्च किया है। पहली बार कुंभ आयोजन में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैटबॉट का प्रयोग होगा। एआई चैटबॉट 11 भारतीय भाषाओं में संवाद करने में सक्षम है। मेरा ये भी सुझाव है कि डेटा और टेक्नोलॉजी के इस संगम से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए।